नमस्कार मित्रों, आज फिर से एक बार आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हाइपरबोला और हाइपरबोला के 3 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा चौथा वीडियो है। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं पहले उस पर बात कर लेता हूँ। इसमें मैं पढ़ने वाला हूँ टेंजेंट। तो टेंजेंट जो पढ़ने वाला हूँ मैं हाइपरबोला के चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, प्लस साथ में इलिप्स के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर करता जाऊँगा कि इलिप्स और टेंजेंट के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब इलिप्स के टेंजेंट कैसे बनते हैं और हाइपरबोला के टेंजेंट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अच्छे से। यदि आपको इलिप्स के टेंजेंट आते हैं तो ये हाइपरबोला के टेंजेंट बहुत ही अच्छे से आ जाएंगे, जल्दी समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए तो हम पहले तो थोड़ा सा टेंजेंट की बात कर लेते हैं। जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, एक हमारी लाइन होती है। हाइपरबोला होता है वो हमारा एक कॉनिक सेक्शन होता है। ठीक है, तो इससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि मान लो सपोज कोई एक कॉनिक ऐसा है और एक लाइन इस तरह से है। ठीक है, ये लाइन इस लाइन को क्या इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है। यदि मैं ऐसे खींचूँ तो ये कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। यदि मैं इसी लाइन को धीरे धीरे आगे बढ़ाता जाऊँ तो आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, जैसे कि आप घर पे कोई बर्तन वगैरह होते हैं, उन बर्तन पे कोई आप एक पेन रख दीजिए, तो जो पेन होगा वो क्या करेगा, सिंगल एक पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, और बर्तन जैसे इस तरह से कर्व टाइप का होना चाहिए, चपटा नहीं होगा। यदि चपटा हो गया तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे टच कर जाएगा। ठीक है, तो क्या करता हूँ, एक इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ और ये क्या कर रहा है, एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, ये जो टच कर रहा है वही इसका एक तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट माना जाता है। तो ये 3 केसेस होते हैं, 1 लाइन और 1 कॉनिक के बीच में रिलेशन क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो जहाँ पे 1 पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो उस लाइन को क्या बोला जाएगा, टेंजेंट बोला जाता है। ठीक है, ये सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। टेंजेंट का मतलब ही एक तो टच करना होता है, मतलब हिंदी में स्पर्श बोलते हैं जिसको, तो वहाँ से बना हुआ है। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं कि थोड़ा सा इलिप्स में भी देख लेते हैं। इलिप्स मैंने टेंजेंट वगैरह आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ था। तो सबसे पहले जो मैंने इसमें पढ़ाया था इलिप्स में, वो ध्यान होगा कि एक हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन थी। किसकी इक्वेशन थी, इलिप्स की इक्वेशन थी हमारे पास। और एक मैंने लाइन बना रखी थी, वो लाइन थी हमारी y = mx + c। कहने का मतलब ये जो लाइन की इक्वेशन है वो एक स्लोप फॉर्म में है। क्लियर, तो अब मुझे क्या पढ़ना है, अब हाइपरबोला में भी पढ़ना है। तो हाइपरबोला की जो हमारी जितने भी टेंजेंट क्वेश्चंस आते हैं वो टाइप 1 हाइपरबोला टाइप के आते हैं। तो टाइप 1 आपका इस तरह से होता है। ठीक है, तो अब एक मैं लाइन लेता हूँ, वो लाइन हमारे पास स्लोप फॉर्म में ले रहा हूँ, y = mx + c। ये इस लाइन के टेंजेंट होगी कब, वो एक कंडीशन होती है। ठीक है, तो दिस लाइन इज अ टेंजेंट। ठीक है, इज अ टेंजेंट, इफ हटा दे तो पूरा लिख दे रहा हूँ, इफ ए टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला, ये वाला ऑफ h1 इफ। ठीक है, तो ये कैसे निकल के आया मैं उस चीज़ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नहीं। ठीक है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में मेन हमें फार्मूले वगैरह तैयार होने चाहिए, हमें उसके सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उसके कोई प्रूफ नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि पेपर में प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाता, आपको चाहिए कि 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन सही है। राइट, तो चलिए, तो इलिप्स आपने पढ़ रखा, तो वहाँ पर एक कंडीशन निकल के आई थी, c² = a² m² + b²। इस तरह से एक कंडीशन निकल के आई थी। ऐसे इसमें भी कंडीशन निकल के आती है, वो निकल के आती है c² = a² m² - b²। ठीक है, यदि ये वाला आपको याद होगा तो ये वाला आपको जल्दी याद हो जाएगा। यहाँ पे केवल कितना फ़र्क आ रहा है, यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है। ठीक है, तो याद हो गया आपको अच्छे से। चलिए, अब यदि याद हो गया हो तो एक चीज़ और, यदि ये लाइन इस लाइन के टेंजेंट है तो किस पॉइंट पे टेंजेंट है, तो पॉइंट तो भी मैंने नहीं बताया, तो ये भी मैंने बताया था कि टेंजेंट पॉइंट क्या निकलेंगे। ठीक है, तो टेंजेंट पॉइंट आपको मैंने इसमें कैसे याद कराए थे, प्लस माइनस, और यहाँ पे कराया था माइनस प्लस। ठीक है, डिवाइडेड बाई c। ठीक है, अब c क्या था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, c = √a² m² + b²। यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगी √a² m² - b²। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा था ऐसे ही मैं इसमें भी लिख लेता हूँ। इसके जो टच पॉइंट होंगे वो इस तरह से होंगे, c। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लगाया हुआ था, ये वाले साइन भी हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से लगेंगे। यहाँ पर दोनों ही प्लस माइनस होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, प्लस के साथ प्लस लेना है, माइनस के साथ माइनस लेना है, जबकि इलिप्स में ऐसा नहीं होता था। इलिप्स में होता था जब यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे तब माइनस यहाँ पे लगाना होगा, और जब माइनस लूँगा तब यहाँ पे प्लस लेना होगा। ठीक है, इस तरह से होता था। अब ऊपर वाला पार्ट बचा हुआ है, ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है a² m, यहाँ पर भी होता है a² m। ठीक है, और यहाँ पर केवल होता है आपका b² और यहाँ पर भी b²। क्लियर हो गई बात, याद हो गया आपको।
ए स्क्वायर एम अपॉन सी बी स्क्वायर अपॉन सी, ए स्क्वायर एम अपॉन सी बी स्क्वायर अपॉन सी। जब यहाँ पे प्लस लेंगे तब यहाँ पे माइनस लेंगे, जब यहाँ पे माइनस लेंगे तब प्लस लेते हैं। ये एलिप्स की बात हो रही थी, और यहाँ पे जब हाइपरबोला की बात हो रही है तो वहाँ पर प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस। ठीक है, तो अब दोनों से कंपेयर करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, या आपको अलग अलग याद रखोगे अलग अलग याद हो जाएगा। लेकिन जब दोनों को हम एक साथ जब यूज करेंगे तब मुझे हो जाती है प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा फॉर्मूला कब मुझे यूज करना है। ठीक है, तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको कंडीशन याद रखनी है कि y = mx + c टाइप की यदि लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, और जो हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है वो किस टाइप की दे रखी है, x² अपॉन a² - y² अपॉन b² = 1। तो टेंजेंट वो ये लाइन इस लाइन के टेंजेंट तभी बनाएगी जब इस कंडीशन को वो फॉलो करेगी, और किस पॉइंट पे वो टेंजेंट बनाएगी वो आपके कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए एक क्वेश्चन भी देख लिया जाता है। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा डज द लाइन y = 3x + लैम्डा टचेज द हाइपरबोला दिस। ठीक है, टचेज का मतलब टेंजेंट की बात हो रही है, मतलब ये लाइन है और ये कर्व है। चलिए, तो पहले जो हाइपरबोला दे रखा है इसको आप सही से लिख लीजिएगा। तो ये 9x² दे रखा है, तो ये और यहाँ पे दे रखा है 45 को इधर लाना होगा, 9 से डिवाइड करना होगा, तो x² अपॉन 5 हो जाएगा। y² 45 इधर आएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और ये बन जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे a² की वैल्यू हो गई आपकी 5 और b² की वैल्यू हो गई आपके पास 9। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। और जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है उसको स्लोप फॉर्म में सही से लिख लीजिएगा। ऑलरेडी एक स्लोप फॉर्म में अच्छे से दे रखा है, तो यहाँ से ये m की वैल्यू हो गई और ये हो गई आपके पास c की वैल्यू। यदि ये लाइन हमारे इसके टच करती है, इसके टेंजेंट है, तो उस कंडीशन को फॉलो करेगा जो कि हमने आपको पढ़ा रखी है, c² = a² m² माइनस b²। c की वैल्यू यहाँ पे लैम्डा दे रखी है, तो लैम्डा स्क्वायर a² आपको 5 दे रखा है, m की वैल्यू 3 है तो m² हो गया आपका 9 और b² की वैल्यू ऑलरेडी 9 दे रखी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 कॉमन ले लीजिएगा, 5 - 1 तो ये हो जाएगा 9 चौको 36। ये किसकी वैल्यू निकल के आई, लैम्डा स्क्वायर की। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 2 निकल के आएंगी ±6। ठीक है, तो ये आपका इतना आंसर हो गया। अब आपकी बात कर लेते हैं टच पॉइंट के लिए क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, नया लिखते हैं हम लोग। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें क्या किया, जो पिछला क्वेश्चन था उसी में थोड़ा सा मैंने चेंज कर लिया है, नया क्वेश्चन बना दिया मैंने। दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द लाइन y = 3x + 6 टच इज द हाइपरबोला दिस। ठीक है, तो वही हाइपरबोला है, पहले से लिखा हुआ है, इसको मैंने सही से लिख रखा है। a² की वैल्यू b² की वैल्यू सारी फाइंड आउट कर रखी है। और y = mx + c की जो फॉर्म है वो है आपको दे रखी है 3x + 6। तो यहाँ पे m की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 6 है। ये चीज़ क्लियर है। अब जो टच पॉइंट आपको फाइंड आउट करने हैं, मतलब जहाँ पे टच हो रहा है, तो वो मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स याद कराए थे, +-a² m/c याद कराया था और +-b² अपॉन c याद कराया था। तो ये कोऑर्डिनेट्स काफ़ी सिंपल है। तो +-a² की वैल्यू आपकी 5 है, m की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू आपकी 6 है, +-b² की वैल्यू आपके पास 9 दे रखी है और c की वैल्यू आपको 6 दे रखी है। अब बस इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, प्लस ये 3 दूनी 6 हो जाएगा तो 5/2 आ जाएगा और ये प्लस माइनस और ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, 3 × 9 3 दूनी 6। तो आपके कोऑर्डिनेट्स निकल आए। तो दोनों कोऑर्डिनेट को यदि आप अलग अलग लिखना चाहते हो तो दोनों कोऑर्डिनेट 5,2 3,2, तो ऊपर वाला साइन आपको लेना है प्लस के साथ, यहाँ पे जब माइनस के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5/2, -3/2। तो ये दोनों आंसर हमारे हो गए, मतलब आंसर क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए, जहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे, ये लाइन है इसको ये टच कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर भी साथ में याद कर लेना है, मैंने इसको ट्रिक के साथ भी याद कराया था एलिप्स में, इसमें भी मैं ट्रिक के साथ आपको याद करा दूंगा। दिया हुआ है फाइंड द कंडीशन ऑफ द लाइन lx + my + n = 0। ये एक जनरल फॉर्म दे रखी है, ना कि आपकी स्लो फॉर्म दे रखी है, और हाइपरबोला वही है जो आपको पहले दिया गया था। ठीक है, तो कंडीशन मुझे कौन सी याद थी, स्लो फॉर्म वाली याद थी। स्लो फॉर्म क्या होती थी हमारी, y = mx + c होता था, और ये वाला जब हाइपरबोला होता था कंडीशन हमारी बन जाती थी c² = a² m² - b²। अब मेरे पास क्या है कि लाइन की इक्वेशन चेंज हो गई है, lx + my + n = 0। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को स्लो फॉर्म में मैं चेंज कर लूँगा। तो स्लो फॉर्म में चेंज करने के लिए y = होना चाहिए, तो ये my = -lx
माइनस एन होगा, और एम को जब इधर ले जाऊंगा तो डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो m यूज कर रहा हूँ उसकी टोटल वैल्यू माइनस का l अपॉन एम है, और जो c यूज कर रहा हूँ उसकी वैल्यू माइनस का n अपॉन एम है। तो मैं क्या करूँगा, इन वैल्यूज को यहाँ पर यूज कर लूँगा। यदि यूज करूँगा तो यहाँ पे c की वैल्यू माइनस का n अपॉन एम है का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, आपके उसी हाइपरबोला की बात हो रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसी की बात हो रही है। और यहाँ पे जो m की बात हो रही है, x का कोफिशिएंट m है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, माइनस का l अपॉन m, तो माइनस l अपॉन m का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ओपन कर लेता हूँ, n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा l स्क्वायर, यहाँ m स्क्वायर सॉरी माइनस ऑफ b स्क्वायर। अब क्या करता हूँ, m स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो n स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर l स्क्वायर आता है माइनस का b स्क्वायर m स्क्वायर। ये एक कंडीशन हमारी बन जाती है। ऐसा ही मैंने आपको क्या कराया था, एलिप्स में भी क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो एलिप्स में क्या हो, यहाँ पे प्लस था, तो बस इसमें क्या फ़र्क आ जाता है, एलिप्स वाले में आपको याद होगा अच्छे से, उसमें आता था n स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर m स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ रहा है, इस प्लस के बदले माइनस हो जा रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने आपको जब इसको पढ़ाया था उसी तरीके और देख लेता हूँ। lx दिया है प्लस my दिया हुआ है, और इसको आप लिख लीजिए इक्वल टू माइनस n। ठीक है, और इधर क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसकी जो कंबाइंड इक्वेशन जो कंडीशन बनेगी टच करने वाली, वो देखो यहाँ से l है और यहाँ पे a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइन यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे माइनस साइन यूज हो रहा है। ठीक है, मतलब एक में प्लस एक में माइनस है, दोनों का मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा। और मतलब कि ट्रिक बता दे रहा हूँ, ये कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m स्क्वायर और बाई स्क्वायर के साथ b स्क्वायर यूज हो रहा है इक्वल टू। ठीक है, अब क्या करना है, जो सिंगल पावर होता है तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे m स्क्वायर कर दिया, l स्क्वायर कर दिया, ऐसे ही जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक टोटल कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इंटू 1, तो इंटू 1 करोगे तो n स्क्वायर ही आएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कुछ ट्रिक बना लीजिएगा। ठीक है, ये केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर में जल्दी से आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अदर क्वेश्चन में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन एक और है, तो उसको मैं इसी में ही आपको बता दे रहा हूँ। उसमें जो लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल टू p, ये होता था। ठीक है, ये होता था, और पैराबोला हाइपरबोला आपको यही दे रखा होगा। तो जैसे मैंने x के साथ l था, l स्क्वायर कर लिया था, ऐसे यहाँ पे x साथ क्या दे रखा है, cos अल्फ़ा दे रखा है, तो उसमें आप कर लीजिएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पे a स्क्वायर है तो a स्क्वायर ही रहेगा, प्लस यहाँ पे माइनस है हाइपरबोला में तो माइनस लगा लीजिएगा, और एलिप्स वाले में यहाँ पे प्लस आता था। क्लियर, और क्या करेंगे, यहाँ पे m आ रहा है तो m सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं भूल गया कहाँ पे था, लाइन की इक्वेशन सॉरी आपके यहाँ पर है, लाइन की इक्वेशन ये और हाइपरबोला ये है। तो यहाँ पे बाई के साथ क्या आ रहा है, साइन अल्फ़ा आ रहा है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और बाई स्क्वायर के साथ यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस बी स्क्वायर वगैरह आ रहा है, तो दिस कर लेंगे। और यहाँ पे जो होता था, मतलब जैसे इसका स्क्वायर किया था ऐसे इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर। ठीक है, इंटू 1। तो कुल मिला के आपकी कंडीशन ये वाली बन जाती है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों ही क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे, और डायरेक्ट इसको कैसे बनाएंगे तो उसको आप पेंसिल से हर चीज़ नोट कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। एक क्वेश्चन क्या बन जाता है, एक इस तरह से दी आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है, दूसरा आपको लाइन की इक्वेशन यदि इस तरह से दे रखी है, 2 हो गए। और ये तो आप पहले से ही याद किए हुए हैं, y = mx + c है, तो आपकी जो टेंजेंट की कंडीशन होती है वो क्या होती है आपको याद है। ठीक है, तो एक ही पेज में मैंने आपको 3 चीज़ें क्लियर कर दी हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं, दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला। एक हाइपरबोला आपको बहुत अच्छे से ये दे रखा है, विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। चलिए आपको पहले जो हाइपरबोला दे रखा है वो देख लीजिएगा। वो दे रखा है 4x² - 9y² = 1। यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, बहुत अच्छी बात है। बट इधर भी देखते हैं, x² और y² के साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखी होनी चाहिए, तो उसको मैं नीचे पहुँचा देता हूँ। तो x² 4 नीचे जाएगा तो ये 1/4 लिखा जाएगा, और 9 नीचे जाएगा तो ये 1/9 लिखा जाएगा, और =1। अब आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया है, और ये टाइप 1 का हाइपरबोला है। तो इसमें a² की वैल्यू आपको कितनी मिली गई है, 1/4, और b² की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है 1/9।
चलो ये मैंने डेटा पूरा कंप्लीट कर लिया हाइपरबोला का। अब जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है वो आपको दे रखी है, सॉरी लाइन की इक्वेशन, पहले तो क्वेश्चन सही से समझ लें। आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा बीच में समझाने ज़्यादा लगा, मेन चीज़ आपको भूल गया। मेन चीज़ क्या है कि पहले क्वेश्चन को समझ लिया जाए। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आपको एक टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और वो टेंजेंट किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए, हाइपरबोला के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, और वो टेंजेंट जो है वो ये वाली जो लाइन दे रखी है इसके पैरेलल है। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन की इक्वेशन होती है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। टेंजेंट क्या होती है, एक लाइन की इक्वेशन होती है, और लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो पैरामीटर होने चाहिए। वो पैरामीटर आप किसी फॉर्म में हो सकते हैं। तो जनरली जो है हम टेंजेंट जब पढ़ते हैं, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, एनीबडी, तो वहाँ पर हम स्लोप फॉर्म का ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये y = mx + c, यदि आपको m c ये दोनों चीज़ें पता चल जाएँ तो आपकी लाइन की इक्वेशन क्लियर होगी और वही लाइन आपकी टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो लाइन है इसके ये पैरेलल है, यदि पैरेलल है तो दोनों की स्लोप कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 4y दे रखा है और 5x दे रखा है प्लस 7 दे रखा है। तो यदि मुझे इस फॉर्म में लिखना है तो y = mx + c फॉर्म कौन सी किस तरह से हो जाएगी, 5/4x + 7/4। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो गई, 5/4, और यहाँ से c की वैल्यू 7/4। ठीक है, वो ये c नहीं है, सॉरी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं केवल पर्टिकुलर इसमें समझाने की बात कर रहा हूँ। तो ये जो लाइन दे रखी है और ये लाइन, जो चीज़ आप फाइंड आउट करना चाहते हो वो लाइन कैसी है, आपस में पैरेलल है। यदि पैरेलल है तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप सेम हो जाएगी, इसका मतलब इसकी भी स्लोप आपकी 5/4 हो जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू आप 5/4 यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक चीज़ तो आपको पता चल गई। अब रह गई हमारी दूसरी बात, सी को फाइंड आउट करना। सी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या दे रखा है कि ये जो लाइन आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वो एक टेंजेंट है, वो किसके, इस वाले हाइपरबोला के। तो उसकी मुझे एक कंडीशन याद थी, वो थी हमारे पास c² a² m² - b²। तो यहाँ से c तो आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो c को c बना रहने दो, मतलब c² लिखा रहने दो, और a² आपका 1/4 दे रखा है, इनटू m की वैल्यू यहाँ से हम यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें पता चल गई है। तो ये 25/16 हो जाएगा, माइनस b² की वैल्यू 1/9 है। अब क्या करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा जितना कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 × 4 = 64 हो चुका है हमारे पास, और ये 25 है माइनस 1/9। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। 64 × 9, 25 नंबर 225 होता है, ये आप लोग जानते हो, माइनस, और ये हो जाएगा 64। इसको जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट होके आ जाएगा 161। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 64 को 64 लिखा रहने दो और 9 को 9 लिखा रहने दो। ये किसकी वैल्यू निकल के आएगी है, c² की निकल के आई है। तो हमारा c = हो जाएगा प्लस माइनस √61 161 डिवाइडेड बाई, और जब इसका अंडर रूट करोगे तो ये देखो 8 × 64 होता है, तो 8 बाहर आएगा, और यहाँ से 3 × 9 होता है, ये 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो c की वैल्यू आपको पता चल गई, c = प्लस माइनस √161 एंड डिवाइडेड बाई 8 × 3 मतलब 24। तो इस वैल्यू को हम कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पर। तो ये इक्वेशन फाइनली हमारी इस तरह से हो जाएगी, y = 5/4x प्लस माइनस √161 डिवाइडेड बाई 8 × 24। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना चाहो और कर लीजिए, वो तो आपके ऑप्शन में डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस तरह से लिखे गए हैं। ठीक है, तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन यदि फाइंड आउट करनी है, और तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, दो पैरामीटर आपको पता होने चाहिए। एक तो आपका जो स्लोप के लिए क्या दे रखा था, ये आपको दे रखा था पैरेलल टू द लाइन। ऐसे क्वेश्चन आपका और भी बन सकता है, परपेंडिकुलर टू द लाइन भी हो सकता था। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के लिए स्लोप वगैरह कैसे निकालते हैं, उसके लिए आप कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। m1 m2 का मल्टीप्लाई = कितना होना चाहिए, -1। यदि आपको एक वैल्यू पता है तो दूसरी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन दे दी जाएगी, और एक कंडीशन आपको c को फाइंड आउट करने के लिए दे दी जाएगी। तो c को फाइंड आउट करने के लिए आपको कंडीशन क्या दे रखी थी कि ये जो आप लाइन फाइंड आउट करना चाहते हैं वो किसके टेंजेंट है, इसके टेंजेंट है। तो मैंने अप्लाई कर लिया, c² = a² m² - b², अप्लाई किया, c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और दोनों ही पैरामीटर को पुट कर लिया, फाइनल आंसर निकाल लिया। ठीक है, समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के बाद टेंजेंट के और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पढ़ा जाएगा। चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल देखते जाइए, क्योंकि जितना पढ़ते जाएँ, एग्जाम्पल करते जाएंगे तो आप जितना भी पढ़ा हुआ है वो सॉलिड होता चला जाएगा। तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन और कर लिया जाए। दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला
3x² माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 3 विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। जैसा पिछला क्वेश्चन किया था, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो टेंजेंट की इक्वेशन जो फाइंड आउट करनी होती है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन जो होती है वो एक लाइन की इक्वेशन होती है, और लाइन की इक्वेशन हम टेंजेंट में जब भी पढ़ते हैं वो y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इसके लिए मुझे m की वैल्यू और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो m और c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम आगे प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं m की, जो m के लिए दे रखा है परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। यदि मैं इसकी स्लोप की बात करूं तो dy/dx से भी आप निकाल सकते हो, या फिर y इक्वल टू mx प्लस c इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा -1x माइनस 8, और 3 से यदि डिवाइड कर दूं तो आपका इस तरह से कुछ हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से m की वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी, माइनस का 1/3 है। तो जो आपकी जिस लाइन को आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, तो उसकी स्लोप हम यहाँ पे, चलो यहाँ पे इसकी m1 लिख देता हूँ, और जिसकी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं सपोज m2 है, तो यहाँ पे आप जानते हो कि m1 m2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो m1 की वैल्यू सपोज आपकी -1/3 है, और इसको आप फाइंड आउट करना चाहते हो, तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो m2 की जो वैल्यू है वो आपकी 3 निकल के आ जाएगी। कहने मतलब जिससे हम ये स्लोप जो फाइंड आउट करना चाहते थे उसकी वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। तो ये कुल मिला के इक्वेशन इस तरह से हो गई, y इक्वल टू 3x प्लस c। तो आपके पास बचा क्या, केवल c को फाइंड आउट करने को बचा हुआ है। तो c को फाइंड आउट करने के लिए टेंजेंट की कंडीशन अप्लाई कर दीजिएगा, तो वो होती है हमारे पास c² a² m² माइनस b²। चलिए, आपको m² की वैल्यू आपको पता है, जो पता है उसको लिखते जाइए, c² तो आपको ढूंढना ही है, इसको फाइंड आउट करना है, तो इसकी वैल्यू पुट नहीं करना है। तो m² की वैल्यू यहाँ पे m की वैल्यू 3 है, तो m² कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। माइनस a² b² देख लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन आपको, 3x² माइनस y² इक्वल टू 3। तो जब भी हम हाइपरबोला वगैरह देखते हैं तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, और इस 1 के लिए हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कुल मिला के हो जाएगा x² माइनस y² अपॉन 3 इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सही से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे a² की वैल्यू आप ये हो गई, और b² की इतनी हो गई। तो a² की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, और b² की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए। तो c² की वैल्यू मिल गई टोटल 6। तो c इक्वल टू हो गया प्लस माइनस √6। बस ये तो मुझे फाइंड आउट करना था, इतना ही बचा था। तो अब ये फाइनली जो इक्वेशन है वो बन गई हमारे पास 3x प्लस माइनस √6। इतनी बात क्लियर हो गई। तो कहने का मतलब जो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन बनती है वो एक तरह से इस तरह से बन जाती है, y इक्वल टू mx प्लस माइनस √a² m² माइनस b²। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल मैंने आपको कराए हुए हैं। यदि ये 4-5 एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपका लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। यदि हाइपरबोला से नहीं आएगा तो एलिप्स आएगा, यदि एलिप्स से नहीं आएगा तो हाइपरबोला से आएगा। क्वेश्चन जरूर एक यहाँ से आता है, तो इतना तैयार कर लीजिएगा। अब इसके आगे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें क्या करेंगे, जैसे कि हाइपरबोला ये है, अभी तक हम जो भी हम बात कर रहे थे y इक्वल टू mx प्लस c, तो वो टेंजेंट तो हम अभी पढ़ रहे हैं, बाद में भी पढ़ रहे हैं। तो टेंजेंट जो है उसमें अभी केवल स्लोप की बात करेगी, इस स्लोप की लाइन है, ठीक है। तो अब क्या बात करने वाले हैं, हम पॉइंट की बात करने वाले हैं कि हम आपको एक बाउंड्री पे पॉइंट दे देंगे और उस बाउंड्री पे आपको टेंजेंट की लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है। क्लियर। तो अभी क्या होता था कि आपको m स्लोप की लाइन जो है वो इसके टेंजेंट है या नहीं है, यदि है तो पॉइंट फाइंड आउट करके भी बताइए। इस तरह के क्वेश्चन पड़े हुए हैं। अब मैं आपको पॉइंट ऑलरेडी दे रखा हूँ, दे दिया जाएगा, और उस पॉइंट पे आपको स्लोप की लाइन बतानी है, ठीक है। क्योंकि आपको जैसे ये आपको सपोज हाइपरबोला दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ है, तो ये कोई सारी लाइंस मतलब इस पॉइंट से पास होने वाली इसकी टेंजेंट नहीं हो सकती है। ये लाइन हो गई, ये लाइन होगी, तो इसकी टेंजेंट नहीं है। तो टेंजेंट जो होगी उसकी वो यूनिक होगी, और उसी इक्वेशन को आपको फाइंड आउट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पोर्शन हम लोग टेंजेंट की पॉइंट फॉर्म पढ़ने वाले हैं। पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म जो होता है इसमें हमेशा जो कॉनिक होगा, कॉनिक आपको कोई भी हो सकता है, तो उसमें जो पॉइंट दिया जाता है वो हमेशा ही उसकी बाउंड्री के ऊपर दिया जाता है, ठीक है। तो वो पॉइंट सपोज P है और उसके कोऑर्डिनेट हैं वो x1, y1 है, राइट। तो अब ये इक्वेशन कैसी भी दे रखी होती है, तो कॉनिक इक्वेशन हम क्या करते हैं कि जहाँ कहीं भी x² दे रखा होता है वहाँ पे x इंटू x1 रिप्लेस कर देते हैं। यदि कहीं पे y² दे रखा है तो उसको हम y इंटू y1 रिप्लेस कर देते हैं, मतलब कि x ऐसे लिख देंगे और x1 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी होगी। जैसे कोऑर्डिनेट सपोज आपको 2, -3 दे रखा है, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x, y1 की वैल्यू -3 है तो ये -3y हो जाएगा,
यदि कहीं पे x लिखा हुआ है तो उसको मैं ऐसे रिप्लेस करता हूँ x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। कहीं पे केवल y लिखा हुआ है तो उसको हम रिप्लेस करते हैं y प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। और जो कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे मान लो 3 है या 4 एनीबडी, तो उसको हम कोई भी चेंजमेंट नहीं करते हैं, उसको जैसा है वैसे ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो टेंजेंट की इक्वेशन आप फाइंड आउट करते हो उसको सीधा सीधा बोला जाता है t इक्वल टू 0। ये आप काफ़ी पहले से पढ़ रहे होंगे, आपने सर्किल जहाँ से स्टार्ट किया है, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और उसके बाद हाइपरबोला आ चुका है। तो पॉइंट फॉर्म में सीधा सीधा क्या फाइंड आउट करते हैं, t इक्वल टू 0। यदि सपोज आपको हाइपरबोला ये दे रखा है x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और आपको जो यहाँ पे पॉइंट फाइंड आउट करना है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो इसका क्या हो जाएगा x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, और जो कांस्टेंट है उसको वैसे ही बना रहने देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई है t दिस। क्लियर? चलिए अब इस पर एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत सिंपल सा है हमारा। इसी पे एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला। ये हाइपरबोला आपको दिया गया है एट पॉइंट 5,8/3। तो जैसे ही आपने एट वर्ड देखो AT, तो ये जो होता है वो हमेशा ही बाउंड्री पॉइंट की बात करता है। ठीक है, और एक होता है फ्रॉम। जो फ्रॉम होता है वो बाउंड्री पे नहीं होता है, वो बाउंड्री के अलावा और कहीं पॉइंट होता है, तो उसकी इक्वेशन हम अलग तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे 8 दे रखा है तो आप समझ जाइए आपको काम करना है t इक्वल टू 0 पर। और t कैसे करते हैं ये मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझा रखी है। तो यहाँ पे केवल क्या क्या यूज हो रहा है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हाइपरबोला है इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ये रिप्लेसमेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए 16 को 16 लिखा रहने देते हैं, और जो एक्स स्क्वायर है उसको x इंटू x1 की वैल्यू यहाँ पर 5 है और y1 की वैल्यू 8/3 है। तो यहाँ पे x1 लिखना है। ठीक है, चलो मैं अभी बाद में पुट कर दूंगा, माइनस 9 बाई इंटू बाई 1 इक्वल टू 144। चलिए अब पुट कर लें, x इंटू कितना है 5 हो जाएगा, माइनस 9 बाई इंटू 8/3 इक्वल टू 144। ये कुल मिला के हो गया 16 पंचे 80x, माइनस 3 से 9 कट जाएगा, ये 3 बचेगा, 8 3 24 बाई इक्वल टू 144। इसको आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर लीजिए, क्योंकि ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से नहीं हुआ तो 4 से तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना कर लीजिए, तो वो आपकी हेडेक है। मेरा मेन काम है आपको कॉन्सेप्ट को समझाना। क्लियर बात हो गई? तो बहुत सी ईजी आता है, और ये भी पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते रहते हैं, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ईजी है, 2 क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। टेंजेंट में एक चीज़ और है, पैरामेट्रिक फॉर्म भी आपसे कभी कभी पूछ ली जाती है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि सबसे पहले आपके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आपको पता होने चाहिए हाइपरबोला के। ठीक है, तो वो एलिप्स के और सर्किल के, हाइपरबोला, पैराबोला, सबके क्या होते हैं, अलग अलग पैरामेट्रिक फॉर्म्स होते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म किसी भी कॉनिक का कोई यूनिक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो आप भी उन्हीं स्टैंडर्ड्स को यूज करना है। तो इसके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं वो होता है a sec थीटा, b tan थीटा। ये हाइपरबोला के स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक इसके कोऑर्डिनेट हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, a sec थीटा, b tan थीटा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, जैसे पॉइंट फॉर्म में बनाया था, तो ये भी जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो भी हमेशा बाउंड्री के ही होते हैं ये। ठीक है, क्योंकि बाउंड्री का यदि पॉइंट है तो उसको आप इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, ये x1 की वैल्यू है और ये y1 की वैल्यू है, राइट। तो यदि आपसे बोला जाए कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट लिखिएगा। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट दिस। तो पैरामीटर ये आपको लिखा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जब भी ये बोला जाएगा तो इस तरह से लिख दिया जाता है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट एट थीटा। जैसे ही थीटा लिखा हो तो इस थीटा का मतलब समझ जाइए किसकी बात कर रहे हैं। थीटा का मतलब हो गया a sec थीटा, b tan थीटा की बात कर रहे हैं। चलिए, तो अब इसकी मैं क्या करता हूँ, टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली जाए। तो टेंजेंट की इक्वेशन जैसे मैंने इसमें बताया था उस तरह से कर लेते हैं। x1, तो ये x रहेगा और x1 के बदले a sec थीटा यूज हो जाएगा। तो कुल मिला के ये हो जाएगा x और ये a sec थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई कांस्टेंट ही रहता है, माइनस बाई स्क्वायर बाई इंटू बाई 1 हो जाएगा। तो बाई 1 की वैल्यू है b tan थीटा डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। a से a कैंसिल कर देंगे तो नीचे एक a बचेगा, b से एक b कैंसिल कर दीजिएगा। तो कुल मिला के हो गया x अपॉन a sec थीटा माइनस
बाई अपॉन बी टेन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करना है कि आपको ये निकालते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, बस इसको यदि याद होगा तो ये भी बड़े आराम से कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। यदि यही चीज़ आपको नहीं पता है तो ये कभी भी आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा आता है, जो सीधा सीधा जैसे ये मैंने आंसर लिखा हुआ है तो ये डायरेक्ट फॉर्म आपसे पूछी जाती है। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इसको याद भी कर लेते हैं, तो याद कर लीजिए ज़्यादा अच्छा है। और नहीं याद कर पाते हैं तो कम से कम सीख लीजिए ये बनाया कैसे गया है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। चलिए आगे बढ़ा जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। एट व्हाट पॉइंट द लाइन आपको ये दे रखी है टचेज का मतलब हो गया ये लाइन टेंजेंट है द हाइपरबोला दिस। ठीक है, ये आपको एक कॉनिक दे रखा है और ये आपको एक लाइन दे रखी है। ये लाइन जो है वो टेंजेंट है। तो सपोज ये कोई कॉनिक है और ये इसका टेंजेंट है। तो यदि ये टेंजेंट है तो ये सिंगल पॉइंट पे टच करेगी, वो पॉइंट मान लेते हैं P और उसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y1, क्योंकि मुझे पता नहीं है और ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो अब मैंने इससे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था यदि कोई आपको पॉइंट आपको दे रखा है तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आपको बहुत अच्छे से समझाया था। t इक्वल टू 0 बना लेते हैं, इसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन को उल्टा दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, आपको टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है, पॉइंट आपसे पूछे जा रहे हैं, तो जस्ट उल्टा काम हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान होते हैं। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम पहले मान लेते हैं क्या क्या है और इस पॉइंट को लेके क्या करते हैं और इस हाइपरबोला को लेके एक टेंजेंट की इक्वेशन हम तैयार कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x1 डिवाइडेड बाई 16 माइनस y1 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 1। तो इस पॉइंट की हेल्प से मैंने क्या कर दिया, एक टेंजेंट की इक्वेशन तैयार कर दी। तो आपकी एक टेंजेंट की इक्वेशन ये है और एक टेंजेंट की इक्वेशन आपकी ये है और दोनों ही क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, क्योंकि इसी पॉइंट पे मैंने इसी पॉइंट की हेल्प से ये वाली बनाई हुई है और इसी पॉइंट को हम मान ले रहे हैं कि इस पे ये जो टेंजेंट है वो इसी पॉइंट पे बना हुआ है। तो दोनों यदि सेम हो गया तो सेम का मतलब दोनों ही लाइन कॉन्साइड कर गई हैं। दोनों लाइन जब कॉन्साइड कर गई है तो x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट वाला जो है उनके रेशियो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे x का रेशियो निकाल लीजिए। तो ये x1/16 यहाँ पे दिए रखा है और इसमें दे रखा है 2 इक्वल टू y का यहाँ पे कितना है, माइनस का y1/9 दे रखा है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 दे रखा है इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट इक्वल टू 1 इस साइड में दे रखा है। तो यहाँ पे जो 1 दे रखा है उसको भी आप दूसरे साइड में ले जाइए। तो यहाँ पे इस तरह से कर लीजिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला इसको कंपेयर करके x1 की वैल्यू फाइंड आउट आराम से हो जाएगी। तो ये x1/16 और ये 2 साथ में है और इक्वल टू -1। तो यहाँ से x1 की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 16 दूनी 32 माइनस का 32। ऐसे ही इसको और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से माइनस का y1/9 और 3 एक साथ आ जाएंगे, 27 हो जाएगा और ये -1 माइनस कट जाएगा। तो y1 की वैल्यू आपको मिलेगी 27। तो x1 और y1 आपको मिल गया। ठीक है, तो यही कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना था। तो कुल मिला के आपका माइनस का 32 एंड 27 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका हमारे पास ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे पेपर में। तो 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं, क्योंकि ये लाइन इसके टेंजेंट है तो वो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इन दोनों को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे। ठीक है, इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, इसको भी करेगा। तो ऐसे मान लो सपोज 4 में से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, 2 ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नहीं सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो उसको आप हटा दीजिए। अब बचे हुए हमारे पास सपोज 2 ऑप्शन, मान लो A B C D 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 2 ऑप्शन मेरे गलत हो गए। ये वाला और ये वाला इन दोनों लाइन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और कॉनिक को भी कर रहा है। तब उस केस में क्या करेंगे, तो हम क्या कर लेंगे, तो इसको चेक भी कर लेना कि देखो ऑलरेडी देखो सीधी सी बात है, ये ऐसा नहीं होगा कि इसमें 3 गलत होंगे, केवल एक ही सही होगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने टेंजेंट बोल रखा है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा कभी ऐसा नहीं होगा कि एक से ज़्यादा पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो आपको 2 जगह सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगा। ऑलरेडी टेंजेंट है तो टेंजेंट ही होता है, वो हमेशा एक ही पॉइंट आपको मिलेगा। तो क्या करें, ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते हो। तो 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, एक ऑप्शन बचेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका ये है और दूसरा तरीका आपका प्रॉपर वे से ये है। इसमें भी बहुत कम टाइम लगता है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑप्शन से जल्दी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट एक और देख लेते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको एक कॉनिक दिया जाएगा और एक पॉइंट जो होगा वो उस कॉनिक सेक्शन से बाहर दे रखा होगा। ठीक है, अभी तक क्या था, उसके बाउंड्री पॉइंट पे दे रखा था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, जैसे सपोज हम जैसे इलिप्स में पड़ा हुआ था, इलिप्स में यदि कोई पॉइंट आपको अंदर दे दिया जाए और पूछा जाए कि यहाँ से आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब इस पॉइंट से पास होने वाले कितने टेंजेंट बन सकते हैं, तो कभी भी इनर पॉइंट से
जो टेंजेंट होते हैं वो बनते ही नहीं है, ठीक है, एक चीज़। दूसरा क्या चीज़ है, यदि आपको बाउंड्री पॉइंट पे दे दिया जाए तो कितने टेंजेंट आप बना सकते हो, तो केवल उस जगह आप केवल एक ही टेंजेंट आप बना सकते हो। और यदि आपका आउटसाइड में कोई पॉइंट दे दिया जाए तो वहाँ से आप कितने टेंजेंट बना सकते हो, तो एक टेंजेंट वो इस तरह यहाँ से बन जाएगा और दूसरा टेंजेंट इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है। तब दो टेंजेंट बन जाते हैं। ऐसे जितने भी कॉनिक्स होते हैं सब में यही होता है हमारे पास। तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि कोई पॉइंट आपको दिया गया है तो वो कहाँ दिया गया है। तो आगे जो क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं तो उसमें हमेशा दिया जाता है फ्रॉम ए पॉइंट। तो फ्रॉम ए पॉइंट जो होता है वो हमेशा ही आउटसाइड में होता है। जो कॉनिक आपको होगा, चाहे आपका हाइपरबोला हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे सर्किल हो, तो हमेशा ही आउटसाइड में दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, फ्रॉम ए पॉइंट वो आउटसाइड के लिए होता है और एट ए पॉइंट जो होता है वो हमेशा किस पे होता है, बाउंड्री पे होता है। तो आगे हमको पढ़ना क्या है कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ, मतलब कि कहने का मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे दो टेंजेंट बनेंगे बाहर के लिए। तो पेयर ऑफ टेंजेंट drawn from a point to the hyperbola, ठीक है। और ये हाइपरबोला के बदले कोई भी कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। एलिप्स, सर्किल, पैराबोला, एनीबडी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसकी इक्वेशन मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो हाइपरबोला के बदले कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे बस कॉनिक की तरह याद रखिएगा, सब में सेम होता है। ये होता है S1 = t²। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। S क्या चीज़ होता है, S1 क्या होता है और t² क्या होता है, मतलब t कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये एलिप्स वगैरह के जो हमने वीडियो बनाए हुए हैं उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे क्या है कि ये पेपर में इसका क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है, बहुत रेयर केस में आ जाए तो आ जाए, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे S और S1 का जो है मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, और दूसरा जो t² है, t² मतलब t जो निकालेंगे उसका स्क्वायर करना, वहाँ भी समस्या होता है। फिर सारे को एक साथ कंबाइंड करना, ये काफ़ी टिपिकल सा टाइप हो जाता है, मतलब कैलकुलेशन बहुत ही बोरिंग टाइप की हो जाती है। तो ये क्वेश्चन कभी पेपर में आपके नहीं आते हैं, ठीक है। तो केवल बस देख लीजिए कि हाँ ये फार्मूला होता है, सपोज कभी आ जाए तो उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। अदरवाइज इसको हम छोड़ देते हैं। चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चन अच्छे हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखिएगा और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन। इफ़ M1 एंड M2 आर द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला दिस विच पासिस थ्रू द पॉइंट 6,2 देन, ठीक है। देखो अब क्या बात कर रहे हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है। ये हाइपरबोला एक आपको दिया हुआ है, ठीक है। आप क्या करें, जब भी क्वेश्चन पढ़ा करें तो हाइपरबोला ना पढ़ के उसको कॉनिक हमेशा पढ़ा करें। तो कॉनिक से ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि हम एलिप्स में भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, सर्किल भी लगा सकते हैं, पैराबोला भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पे ही सारे वर्क करते हैं। तो चलिए हम एक सपोज ये एक हमारा कॉनिक है और यहाँ से कोई मान लो एक टेंजेंट है हमारा, ठीक है। तो जो कॉनिक और टेंजेंट में क्या यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसका टेंजेंट है तो सिंगल पॉइंट पे टच करेगा, और कहाँ से ये पास हो रहा है, 6,2 से पासिस थ्रू, तो वो 6,2 है वो और कहीं होगा, ठीक है। वो जनरली ऐसे ही दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट्स की बात हो रही है। यदि केवल टेंजेंट की बात होती है तो सिंगल पॉइंट पे होता है, यहाँ पे 2 टेंजेंट्स हैं, तो इसका मतलब 6,2 से पास होने वाले 2 टेंजेंट्स बन सकते हैं। एक इधर बनता है, दूसरा इस साइड से बन जाता है, ठीक है, इस तरह से कुछ बनता है। तो आपके यहाँ पे ये टच करेगा तो एक टेंजेंट ये हो गया, दूसरा टेंजेंट ये हो गया, ठीक है। तो दोनों ही टेंजेंट कहाँ से पास हो रहे हैं, 6,2 से पास हो रहे हैं। तो 6,2 से पास हो रहे हैं, हम मान लेते हैं कि इनकी जो स्लोप है वो m है। क्या है, m। तो यदि m है तो 6,2 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y-2। यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे स्लोप लिखते हैं। तो स्लोप कैसे लिखी जाती है, स्लोप अभी आपको पता नहीं, हम m मान लेते हैं, और 2 y-2 हो गया और ये x-6 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे आप लाइन की इक्वेशन लिखते हो, y-1 x-x1, और यहाँ पर स्लोप लिखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास अभी माइंड में रखते हैं कि एक ही लाइन है जिसकी स्लोप m है, ठीक है। और ये जो लाइन है वो क्या है, इसके जो हाइपरबोला दे रखा है उसके क्या बना रही है, टेंजेंट बना रही है। तो टेंजेंट की कंडीशन को वो फॉलो करेगा। तो सबसे पहले हाइपरबोला सही से लिख लीजिए, x/(x²/25 - y²/16 = 1। यहाँ पर देखिएगा a² = आपको 25 है और b² = कितना है, 16 दे रखा है। तो a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 5 हो गई, और b की वैल्यू हो गई आपकी 4, ठीक है। चलो अब यहाँ पे a और b की वैल्यू हो गई। तो यदि जो कंडीशन होती है वो हमारे पास होती है c² a² m² - b²। इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो a और b तो यहाँ से आ जाएंगे, मतलब a² b² यहाँ से आ जाएंगे। m और c की बात करते हैं तो m और c आपको यहाँ से मिलेंगे। तो इसको पहले सही से लिख लीजिए, बाई ये -2 उधर कर देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, mx
-6m माइनस ये +2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो m की जो वैल्यू ली जाती है वो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे m है, और जो पीछे जो कांस्टेंट एक जुड़ा होता है वो वैल्यू कहलाती है c। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर c की वैल्यू है -6m + 2 उसका स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू आपकी 25 है, और m की वैल्यू यहाँ पर m ही है तो m स्क्वायर रखिए, और -b² ये है आपका 16। इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर वगैरह इसका ओपन कर लेते हैं हम लोग। स्क्वायर वगैरह जब ओपन करेंगे तो किस तरह से हो जाएगा आपका 36m² + 4, फिर 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 माइनस का 24m, और इसको भी इधर ले आते हैं तो माइनस का 25m² माइनस ये प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको एक साथ कर लेते हैं, 36 और 25 ये 11 आ जाएगा, m² माइनस 24m, और कहीं तो नहीं है बस केवल अकेला है 24m हो गया। ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये बच्चा 16 और 4 कितना होता है 20। राइट, अब यहाँ पर पहुँच गए तो यहाँ पे m में ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे मुझे m के कितने रूट मिलेंगे, 2 रूट मिलेंगे। कि m1 में ले लेते हैं, दूसरा का m2 ले लेते हैं, और इसी m1 m2 की बात हो रही थी क्वेश्चन में। राइट, तो m1 m2 की क्वेश्चन की जो बात हो रही थी, तो और ये रहा हमारे पास क्वाड्रेटिक, तो आप m1 m2 इसकी जो रूट है तो आप m1 + m2 मतलब जो सम होता है वो निकाल सकते हैं, और m1 × m2 इसकी भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो m1 + m2 क्या होता है, माइनस का b/a, तो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, 24/11 हो जाएगा, और m1 × m2 c/a होता है, ये 20/11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको चेक कर लीजिए, यही दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी थी। तो m1 + m2 24/11, ये ऑप्शन सही हो गया, और m1 × m2 20/11 किसी में नहीं दे रखा है, तो इस हिसाब से मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, केवल ए ऑप्शन सही है। राइट, अच्छा, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे मैंने 2 लाइन्स बनाई हुई थी, तो मैंने स्टार्टिंग में केवल एक ही स्लोप को लिया हुआ था। वो मुझे जब मैं इस m को जब इसमें मैंने पुट किया तो m की अपने आप क्या मिल गई, मुझे 2 वैल्यूज आपको फाइंड आउट हो गई, m1 और m2। ठीक है, तो m यहाँ से जब सॉल्व करेंगे m1 की एक वैल्यू मिलेगी, m2 की एक वैल्यू मिलेगी, तो एक m1 बना लेगा, दूसरा m2 बना लेगा। राइट, चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको एक बार फिर से अच्छे से समझ लेना, नोट डाउन कर लेना, और 1-2 बार प्रैक्टिस भी कर लेना इसकी। आइए एक क्वेश्चन को और देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। दिया हुआ है, इफ़ द टेंजेंट ऑन द पॉइंट 2 sec phi, 3 tan phi, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो आपके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हाइपरबोला के कैसे बनते हैं वो आप जानते हैं, a sec phi, b tan phi। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 निकल के आएगी और b की वैल्यू 3 निकल के आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट लिखे गए हैं। ये पॉइंट यदि इसके अकॉर्डिंग लिखे गए हैं तो मतलब कि ये जो पॉइंट हैं वो पैराबोला के बाउंड्री के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एट द पॉइंट वाले के थ्रू हम टेंजेंट की बात करेंगे। आगे क्या कह रहा है, ऑफ द हाइपरबोला दिस इज पैरेलल टू द, मतलब इस पे हम इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाएंगे वो जो टेंजेंट होगी वो इस लाइन के पैरेलल होगी। पैरेलल का मतलब हुआ उस टेंजेंट की जो स्लोप होगी और इसकी स्लोप दोनों ही सेम होंगी। राइट, देन द वैल्यू ऑफ फाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट पे जैसे जैसे आप मूव करते जाते हो उसी के अकॉर्डिंग फाई भी आपका चेंज होता जाएगा। चलिए, फाई की वैल्यू आपको निकालनी है, 45, 60, 30, 75, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 गलत हैं, 1 सही है। स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले यदि कोई बाउंड्री पॉइंट दिया हुआ है तो उस पर हम टेंजेंट कैसे निकालते हैं ये मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। t = 0 का यूज करते हुए निकालते हैं, जिसमें कि हम x² को x × x1 कर देते हैं, y² को y × y1 कर देते हैं, और उसके अलावा इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं दिया हुआ है। चलिए, तो x² x × x1 कर देते हैं, तो x1 की वैल्यू है यहाँ पे 2 sec phi डिवाइडेड बाई आपको 4 दे रखा है, माइनस बाई 1, तो बाई को बाई लिखते हैं, और बाई 1 जो हमारा 3 tan phi हो जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाई आपका 9 दे रखा है, 9 लिख लेते हैं, = 1। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन बन गई है। ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है इससे हम क्या करेंगे, इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो स्लोप निकल के आएगी, सपोज हम लेट m1 मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, बाई = ऐसे करके बाई इधर पार्ट रखेंगे और x वगैरह को उधर भेज देंगे। तो जब x वाला पार्ट तो ये तो सारा उसी के साथ रहेगा ही। ठीक है, तो अच्छा, नेगेटिव वाला पार्ट को मैं उधर भेज देता हूँ, +1 को इधर भेज ले रहा हूँ, तो कुल मिला के x का जो कोफिशिएंट आएगा वो आ जाएगा 2 sec phi डिवाइडेड बाई 4, और इसके साथ है वो भी उधर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/3, और जो tan phi है वो नीचे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्या कर देता हूँ, 1/tan phi। इतना हो गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऊपर भी काट सकते थे,
चाहे यहाँ काट लीजिए, ये नीचे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। और sec फाई को आप लिख सकते हो 1/cos, और यहाँ पे देखो ये 3 है और ये 2 है, इसको हम बाहर ही लिख देते हैं सीधा सीधा। और 10 को लिख सकते हो आप sin फाई अपॉन cos फाई। तो कुल मिला के आपको मिला क्या, 3/2 cos से cos कैंसिल हो गया, तो sin फाई इसको आप नीचे रखिएगा, क्योंकि cosec थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम भी करता होगा। अब यदि मैं उसकी बात कर लूँ जो आपको दे रखा है 3x - y + 4 = 0, यदि हम इसकी स्लोप की बात कर लें, लेट हम m2 मान लेते हैं, तो y को उधर भेजेंगे, ये पूरा पोर्शन इधर रखते हैं, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे केवल 3 निकल के आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो इन्होंने बोल रखा है कि ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन आपने निकाली हुई थी, मतलब टेंजेंट, ये दोनों ही क्या है, पैरेलल का कॉन्सेप्ट रखती हैं। तो पैरेलल होगा तो इसकी स्लोप सेम होगी, कहने का मतलब m1 और m2 की वैल्यू सेम हो जाएगा। तो यहाँ से m2 तो आपको 3 निकल के आया है और m1 कितना निकल के आया, 3/2 1/sin फाई, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो sin फाई की वैल्यू निकल के आई वो आ जाएगी 1/2। तो यहाँ से फाई की वैल्यू sin फाई 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पर होता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है आपका, सी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन अच्छा था और इजी था, कोई टफ नहीं था। यदि आप पहले से इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए होते हैं तो पेपर में डायरेक्ट सॉल्व करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, राइट। तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपको हम बहुत सारे प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, नॉर्मल से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन लगभग इधर उधर भटकता ही रहता है, या तो हाइपरबोला से एक नॉर्मल का क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो इलिप्स से आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं, अब आगे स्टार्ट करने वाले हैं नॉर्मल। जैसा कि मैंने बताया हुआ था, नॉर्मल को मैं इलिप्स से कंपेयर करते हुए पढ़ूंगा हाइपरबोला में, क्योंकि इन दोनों के जो फॉर्मूले होते हैं काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, जिसकी वजह से पेपर में क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन। तो इसलिए आप क्या करेंगे, दोनों को एक साथ टाइप कर लीजिएगा अपने कॉपी में और दोनों को एक साथ याद करिएगा कि किस में प्लस साइन आ रहा है, किस में माइनस आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का आप कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो नॉर्मल में हम 3 तरह के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल होता क्या, पहले हल्का से ये समझ लीजिए, हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। कि जैसे कि सपोज कोई एक आपका कर्व है, ठीक है, कोई कॉनिक इक्वेशन दे रखी होती है तो उसको हम कर्व ड्रा करते हैं। तो क्या यदि सपोज इस पॉइंट पे आपको पूछा जा रहा है कि नॉर्मल बनाइए, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और उस पॉइंट पे और टेंजेंट के परपेंडिकुलर में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ इसी को बोला जाता है नॉर्मल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए, नॉर्मल होता है क्या है। तो इस पर हम बहुत ज़्यादा इंटरनली नहीं जाते, हम क्या करते हैं, इसके फॉर्मूले डायरेक्ट याद कर लें, हमारे लिए ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि पेपर मुझे इतना टाइम नहीं रहता है कि हम इसको डिराइव करके ज़्यादा सोच पाएँ। तो सबसे पहले हम इसकी पॉइंट फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो पॉइंट फॉर्म जैसा कि आपने इलिप्स में भी पढ़ा हुआ था और यहाँ पर भी पढ़ लीजिएगा। इलिप्स में जब मैंने पढ़ा हुआ था तब वहाँ पर आपको पढ़ाया गया था a² x डिवाइडेड बाई x1 माइनस b² अपॉन y1 इक्वल टू a² माइनस b²। ठीक है, ये कब होता था, ये पॉइंट फॉर्म का मतलब है कि जैसे कि आपको सपोज इलिप्स दे रखा है और उस पर कोई कोऑर्डिनेट आपको p दे रखा है जिसका नाम x1, y1 है। आपको यहाँ पे एक नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो उस केस में यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में इलिप्स क्या होता था, इलिप्स आपका x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 और a इज ग्रेटर देन b। तो उस केस में आपका a² x अपॉन x1 माइनस b² y अपॉन y1 इक्वल टू a² माइनस b² आता है, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब यही चीज़ आपको किस में पढ़नी है, आपको हाइपरबोला में पढ़नी है। तो हाइपरबोला में ये इक्वेशन किस तरह से हो जाएगी, और कंपेयर भी कर लीजिएगा। a² x अपॉन x1, यहाँ पे लिख लीजिएगा b² y अपॉन y1 इक्वल टू a² एंड b²। जैसा कि इसमें लिखा है वैसा इसमें भी है। इसमें क्या फ़र्क आ रहा है, यहाँ पे माइनस है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें प्लस, इसमें प्लस। ठीक है, चलो अब याद हो जाएगा। अब ये हाइपरबोला किसके लिए बना हुआ है, ये बना हुआ है x² अपॉन a² माइनस का y² अपॉन b² इक्वल टू 1। इस हाइपरबोला के लिए ये पॉइंट फॉर्म होती है। ठीक है, मतलब कि आपको एक पॉइंट दे दिया जाएगा, पॉइंट मतलब एट द पॉइंट, मतलब जो बाउंड्री पे ही पॉइंट दिया जाएगा। सपोज ये हाइपरबोला है और इस पर आपको ये पॉइंट दिया गया है, तो आपको ये पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल इक्वेशन लिखनी होती है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में पहले इसके पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए। इसके जो पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर कोऑर्डिनेट, वो होता है a cos थीटा, b sin थीटा।
ठीक है। और इसका जो आपने याद किया हुआ है वो ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, राइट। तो चलिए, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, x1 और y1 के बदले ये चीज़ आ गए हैं x1 y1, और ये हमारा इसमें x1 y1। तो ऊपर की जो इक्वेशन आपने याद कर रखी है सीधा सीधा उसमें हम पेपर में पुट कर लेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा इक्वेशन से याद करेंगे तो हो जाएगा कन्फ्यूजन, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन ना याद करके केवल कोऑर्डिनेट्स याद रखेंगे और इसको याद रखेंगे और पेपर में इसको हम रिप्लेस कर लेंगे, राइट। अब मैं इसमें पढ़ लेता हूँ स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म ये कहता है कि आपको एम स्लोप की एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है, एम स्लोप का नॉर्मल, तो उसकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें मैंने इलिप्स में क्या पढ़ाया हुआ था, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पे जो सी है उसकी वैल्यू हम आपको अभी लिख देंगे, प्लस सी यहाँ पे ऐसे लिख रहे हो। यदि इसमें भी निकालोगे तो नॉर्मल इक्वेशन किस तरह से बनेगी, एम एक्स प्लस सी टाइप की बनेगी। अब ये केवल क्या मैटर करेगा कि सी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सी का पार्ट हटा लीजिएगा और यहाँ से भी सी का पार्ट हटा लीजिएगा, बस यहाँ पर जो सी की वैल्यू रखूँगा उसको आपको याद करना है। यहाँ पर जो सी की वैल्यू होती है वो होती है माइनस एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, इतना होता है। बिल्कुल ऐसा ही आपको इसमें भी करना होगा। इसमें क्या है कि सी की वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो सी की वैल्यू इसमें जो होती है वो माइनस एम ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाता है, इसमें माइनस है, इस वाले में प्लस होता है, ए स्क्वायर अपॉन दिस अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, इसमें आ जाता है माइनस, राइट। तो कितना फर्क आया, ये माइनस है तो इसमें प्लस है, ये प्लस है तो ये माइनस है, और ये वाला जो माइनस है ये दोनों में सेम है, ठीक है। इस तरह से आपको तीनों आपको फॉर्म से याद हो चुकी हैं, 1 2 3, ठीक है। दूसरी वाली याद नहीं करनी है, केवल आपको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स याद रखने हैं और जो पॉइंट फॉर्म है उसी से आपको बना लेना है, ठीक है, पेपर में। और इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये वाला जो है क्वेश्चन ये डायरेक्ट आपका पेपर में आता है, सीधा फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, राइट। चलिए अब इस पर एक आध क्वेश्चन भी कर लेते हैं, और इसके 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं। चलिए हम पहले उन पे बात कर लिया जाए। आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, काफ़ी बच्चों को इसको आंसर भी याद होंगे, ठीक है। और जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको याद कर लें, ज़्यादा बेटर है। ये क्वेश्चन मैं इलिप्स में भी पढ़ाया हुआ था। इलिप्स मैंने जब पढ़ाया हुआ था, इलिप्स की इक्वेशन कैसे होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो उस केस में यहाँ पे प्लस आता था, और जो वहाँ की नॉर्मल की इक्वेशन होती थी वहाँ पे होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस आता था। हाइपरबोला में यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन एक साथ याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसको, सॉल्यूशन भी देख लेते हैं इसका। यहाँ पे दिया हुआ एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन इक्वल टू 0 नॉर्मल है किसका, इस हाइपरबोला का। चलिए, तो और दूसरी चीज़ क्या रखा है, आपको इस तरह का शो करना है। तो जब इस तरह का शो किया जाता है तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन कॉस के कॉम्बिनेशन होते हैं, टेन सेक का कॉम्बिनेशन होता है और कॉसेक कॉट का कॉम्बिनेशन वगैरह होते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर इस तरह के रिलेशंस तैयार हो जाते हैं। चलिए हम एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं इसका हाइपरबोला का, जस्ट इसी से पहले पढ़ाया हुआ है। क्या पढ़ाया था, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, राइट। और नॉर्मल की मैंने पॉइंट फॉर्म भी याद कराई हुई थी। तो पॉइंट फॉर्म एक बार फिर से देख लीजिए, क्या थी, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन, यहाँ पे मैं छोड़ दे रहा हूँ अभी, बी स्क्वायर बाई अपॉन बाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। इलिप्स में दोनों जगह माइनस होता है, हाइपरबोला में दोनों जगह प्लस होता है, ये आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है तो पॉइंट फॉर्म को हम कैसे चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट फॉर्म है आपकी, तो यहाँ पे x, ये आपका x1 है और ये आपका y1 है। यदि मैं x1 a sec थीटा पुट करूँगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, sec थीटा हमारा ऊपर पहुँच के क्या बन जाता है, cos थीटा बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जब मैं चेंज करूँगा b tan थीटा, तो b से b a कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा ऊपर पहुँच के बन जाएगा हमारा cot थीटा, राइट। चलिए अब मैं इक्वेशन को लिख लूँ, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, a x हो जाएगा और ये हमारा cos थीटा हो जाएगा प्लस b बाई, और ये नीचे 10 वाला cot थीटा बन जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई किसकी, नॉर्मल की। और ये नॉर्मल की इक्वेशन है, और एक आपको नॉर्मल की इक्वेशन दे रखी है, वो क्या दे रखी है, एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन, ये इस तरह से लिख लेते हैं। ये जो इक्वेशन है वो भी एक नॉर्मल की इक्वेशन है। जब दोनों ही सेम पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन है तो क्या करेंगी, दोनों कॉन्साइड करेंगी, क्योंकि एक पॉइंट पे आपके एक से ज़्यादा नॉर्मल नहीं बन पाएंगे, ठीक है, यदि वो बाउंड्री पर है।
अब इसके बाद देख लेते हैं, यदि दोनों ही नॉर्मल की इक्वेशन है, दोनों ही सेम है, दोनों ही कॉन्साइड यदि कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो, वाई के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियोज क्या हो जाएंगे, सेम होने चाहिए आपके। तो एक्स का यहाँ पे देख लेते हैं, ए कॉस थीटा दिया हुआ है और नीचे वाले में एल दिया हुआ है इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है बी कॉट थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे एम आ जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस एन। इतना क्लियर हो गया। तो अब मैं इस क्या करूँगा, फर्स्ट वाला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट उठा के यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस एन, और ए और एल उधर पहुँचा दीजिए तो एल यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस एन, और बी और एम इधर आएंगे तो एम और बी यहाँ पर आ जाएंगे। अभी कॉट और कॉस में कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है, तो हमारे पास कॉट के साथ चाहिए कॉसेक, तो कॉस को कॉसेक बनाना थोड़ा सा टफ है। तो अच्छा, कॉट को टेन बनाना आसान है, उल्टा कर दीजिए। तो यदि टेन है, टेन के साथ हमें सेक चाहिए होता है, तो सेक के लिए कॉस को उल्टा करना भी आसान है। ठीक है, चलिए यहाँ से इसको सेक थीटा बना लेता हूँ मैं। तो सेक थीटा हमारे हो जाएगा, उल्टा होकर हो जाएगा, ए एल ऊपर पहुँच जाएंगे, सॉरी ए और माइनस एम ये ऊपर पहुँच गए, ये दोनों लोग नीचे आ जाएंगे, और इसको बना लीजिए आप टेन थीटा। तो ये हो जाएगा उल्टा उल्टा, माइनस एन बी डिवाइडेड बाई एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कर देंगे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। चलो मैंने इनको स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया, तो इनको भी कर लेते हैं। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो ए स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। माइनस का साइन यहाँ लगाया तो माइनस का लगा लीजिए। अब इसका टोटल का स्क्वायर कर देंगे, तो ये एन स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो ये पार्ट गायब कर दे रहा हूँ, केवल 1 लूँगा और इधर से ये, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वो इधर ले आऊँगा, और ऊपर से एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो उसको मैं डिवाइड कर दूँगा। तो कुल मिला के हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी ये होल स्क्वायर यहाँ नहीं लगाया था, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। सारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका जैसा मैं प्रूव करना चाहता था सेम टू सेम वैसे ही प्रूव हो चुका है। तो इसको आप रट्टा मान लीजिएगा, और प्लस इलिप्स का ऐसे एक साथ लिख के उसको भी याद कर लीजिएगा। क्लियर? तो कैसे याद करना है, यहाँ पे देखो हाइपरबोला में यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस है, इलिप्स में यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, और हाइपरबोला में जो आपकी जो मैंने इक्वेशन लिखी है पॉइंट फॉर्म में, तो ये क्या बना रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। और जो इलिप्स में मैंने क्या पढ़ा था, वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दोनों इक्वेशन याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए, ये भी पेपर में रिपीट होता रहता है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, इफ़ द नॉर्मल एट थीटा ऑन द हाइपरबोला, नॉर्मल एट थीटा, इसको पहले समझ लीजिए। थीटा का मतलब केवल ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं वो, ये इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है हमारी ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। क्लियर? तो इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑन द हाइपरबोला दिस मीट्स द ट्रांसवर्स एक्सिस एट जी। ट्रांसवर्स एक्सिस इस वाली हाइपरबोला की क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस ट्रांसफर एक्सिस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से नोट डाउन कर लीजिए, जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो हमारी क्या है यहाँ पर, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, या हिंदी में लिख लीजिएगा शुद्ध एक्स एक्सिस। ठीक है, देन और कहाँ पे वो मिल रहे हैं, जी पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो आपने कोई नॉर्मल ड्रा किया हुआ है, तो सपोज ये नॉर्मल यहाँ से ऐसे निकला, तो अब वो जी पॉइंट पे कट कर रहा है। देन सो दैट ए जी इंटू ए डैश जी, ठीक है, और उसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए, और ए और ए डैश क्या है, आर द वर्टिसेस। ठीक है, जैसे कि मान लो ये हाइपरबोला रहा होगा आपका, सपोज इस तरह से जैसे भी है, तो ये वर्टिसेस हैं इसके, राइट। तो ये ए है सपोज, और ये आपका ए डैश है, तो ए के कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 होता है, और इसका माइनस ए कॉमा 0 होता है। चलिए इतनी बात हो गई। और ए इज़ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। तो इसेंट्रिसिटी क्या इसकी निकलती है, अंडर रूट 1 प्लस निगेटिव अपॉन पॉजिटिव बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ई स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह से हो गया।
जो जितनी मेन चीज़ें दे रखी थी वो भी मैंने इसको केवल नोट डाउन किया है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो सबसे पहले a sec थीटा प्लस b tan थीटा पर इसकी एक नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी मुझे। तो नॉर्मल की इक्वेशन इससे जस्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको पूरी कंप्लीट सॉल्व करके निकाली हुई थी। तो नॉर्मल इक्वेशन तो हम सीधा सीधा आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ये है हमारी ax cos थीटा प्लस b बाई cot थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। और ये नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो ट्रांसफ़र एक्सिस को कहाँ पर जी पर कट कर रही है। तो ये जो ट्रांसफ़र एक्सिस है इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसमें y इक्वल टू 0 पुट कर दूँ तो x की जो वैल्यू निकलेगी तो वो उसका यहाँ पे कट पॉइंट आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी हमारी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a cos थीटा। ठीक है, तो जो हमारा ये जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस तरह से कुछ हो जाएंगे। तो इसको ऐसे ही कर दूं और कॉमा 0 कर दूं। तो ये हमारे जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यदि मिल गए तो आपको क्या करना है, ए से जी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और ए डैश से जी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलो मैं ए और ए को लिख लेता हूँ। वो है हमारा a, 0, जो ए डैश है वो है माइनस a, 0। ठीक है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, देखो दिस माइनस दिस मतलब x के को जो होते हैं x की वैल्यूज का डिफरेंस निकालते हैं, उसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, थोड़ा यहाँ समझा दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो ये 0 है तो ये तो गायब हो गया। तो अब ये अंडर रूट और ये स्क्वायर ये भी गायब हो जाएगा। तो सीधा सीधा मुझे क्या करना है, x1 माइनस x2 ही सीधा सीधा निकाल लूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे a g की जो वैल्यू है तो ऐसा करता हूँ दिस माइनस दिस। तो कितना हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a cos थीटा। ठीक है, और माइनस a कर दिया जाए तो ये किसकी वैल्यू निकल आई, ए जी की निकल आई। तो और a डैश जी की कितनी हो जाएगी, a डैश जी। तो इसमें भी ऐसे दिस माइनस दिस कर दीजिए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a cos थीटा। ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतना हो गया। अब इन दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो a g इंटू a डैश जी इक्वल टू करिएगा। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, फिर माइनस है ये प्लस है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। तो ये किस तरह से हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a cos थीटा को ऊपर लिख लूँ sec थीटा करके, तो sec थीटा लिख लिया। और इसका स्क्वायर भी करना होगा, राइट। नहीं स्क्वायर क्या कर रहे हैं, स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, सॉरी। तो sec थीटा हो गया। ठीक है, ओके ओके ओके। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sec थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, a स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो a इंटू ए वाला a स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने इसको डायरेक्ट लिख लिया है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने इसेंट्रिसिटी का यूज करना है क्योंकि आंसर में आपका ई यूज हो रहा है। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू ई स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे केवल a की कमी है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ पे a का गुणा कर देता हूँ और यहाँ पर भी ऊपर कर देता हूँ क्योंकि बैलेंस करना है। तो इसकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी होगी, ई स्क्वायर। तो कुल मिला के ये हो गया ई स्क्वायर a sec थीटा, इतना इसका होल स्क्वायर और माइनस ऑफ a स्क्वायर। तो टोटल कुल मिला के क्या हो गया, e की पावर 4 a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। तो कुल मिला के हमारा क्या हो गया, a स्क्वायर यदि मैं कॉमन ले लूँ तो e की पावर 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतनी तो आपको निकलवाया जा रहा है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत रिपीट होता है, प्लीज़ इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और इस पर लिख लीजिए पेपर टाइम रिवीजन। तो इसको याद करके जाइएगा। ठीक है, पेपर में जैसे ही मिले a स्क्वायर ब्रैकेट में e की पावर 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, वहाँ पे फट से टिक लगा दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सेम क्वेश्चन जो है आपका एलिप्स में भी है, तो उसको क्वेश्चन को भी यहाँ पर ही साथ में लिख लेना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना और दोनों को कंपेयर करके याद कर लेना। ठीक है, चलते अब हम आगे मिलने वाले हैं आपसे सीधा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब टॉपिक है, उससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो अगला जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बहुत अच्छा बनाने वाला हूँ। ठीक है, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। ओके, यदि आपने लाइक सब्सक्राइब ना किया हो बिल्कुल कर दीजिएगा। और आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है या किसी चीज़ में आपको डाउट हो रहा है उसको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे मुझे भी कुछ आसानी हो जाए वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं भी सोचता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको सब समझ में आ रहा होगा।
ठीक है। तो कोई भी टीचर कोई परफेक्ट नहीं होता है, जब स्टूडेंट उसको परफेक्ट बनाते हैं तभी वो परफेक्ट की तरफ टेंस्ट होता है, ठीक है। वो कभी परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो लिमिट में जैसे आपने पढ़ा एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट, तो इन्फाइनाइट पे कभी कोई पहुंच नहीं सकता है। तो ऐसे कोई भी टीचर भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। केवल आपकी क्या होती है, जो पढ़ा रहे हैं वो आपके समझ में आए, वही टीचर के लिए सबसे अच्छा होता है, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग।